हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन। सो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 केमिस्ट्री के जो आपका पेपर हुआ है नीट सेशन 2024 का, उस पेपर को हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से था, हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस उठाए गए थे और आपको नेक्स्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है, क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना था, आंसर्स को आपको कहाँ से एलिमिनेट करना था, कैसा आपको पेपर दिया गया था, किस ऑप्शन पर आपको फोकस रहना था और किस ऑप्शन को जल्दी से आपको एलिमिनेट करना था। क्योंकि यहाँ पर टाइम का सारा खेल होता है, ठीक है। नीट एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप टाइम को लेकर, और अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया गया है तो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो टाइम एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, तो ये आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट इज एलिमिनेशन, आपको किस तरीके से आंसर्स को एलिमिनेट करना है ये भी आना चाहिए। तो वो सारा ट्रिक मैंने आपको शॉर्ट में आपको बताया किस तरीके से आपको क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है, कितने आंसर्स इनकरेक्ट है। आप हमें कॉमेंट कर भी बता सकते हो कि आपके कितने आंसर सही आए, कितने आंसर करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट आंसर आए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कल के सेशन में भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे उन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हमने डिस्कस करा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। The activation energy of a chemical reaction can be determined by, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है, और केमिकल काइनेटिक्स की जब भी बात होती है, जैसे कि मैं अपने लेक्चर में बोलती हूँ, तो उसके लिए आपको अरहेनियस इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है? K इज इक्वल्स टू A इंटू ई आर टी अपॉन EA upon RT. This is your Arrhenius equation minus EA by RT. This is your Arrhenius equation. अब Arrhenius equation में आपको जो है टेम्परेचर का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करोगे आप, तो यहाँ पर उसके लिए आपको टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आपको Arrhenius इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जैसे कि आप देखिए, आपको दो टर्म्स नहीं पता है इस इक्वेशन में, एक तो A की वैल्यू एंड EA वैल्यू, ठीक है। दो टर्म नहीं पता है इक्वेशन में, तो आप क्या करोगे? लॉग ले लोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? लॉग ले लोगे ln ऑफ k ln ऑफ a, और अगर log e लेते हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएंगे, log e टू द बेस e, तो उस तरीके से आपका 1 होता है। ln e क्या होता है? ln e इज log e बेस e टू द बेस e, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाएंगे अब हम, तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। सो ln ऑफ a, उसी तरीके से आपको देन EA बाय RT आपकी वैल्यू बच जाएगी। उसी तरीके से हमें, क्योंकि दो टर्म अननोन है, जब भी दो टर्म अननोन होते हैं तो हम क्या करते हैं? दो इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ln ऑफ K2 ln ऑफ E और EA बाय RT2, ठीक है। अब दो इक्वेशन हो गई, ln ऑफ A वैल्यू सेम है तो ये आपका सेम वैल्यू हम नहीं लिखते, इक्वेट करते, तो यू विल गेट फाइनल रिएक्शन लाइक दिस, ln ऑफ K1 by K2 is equals to EA by RT, ये आपका बाहर निकल जाएगा, सॉरी EA by R, और टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, तो T2 माइनस T1, ठीक है, 1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इवैल्यूएटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स at two different temperatures, ठीक है। नेक्स्ट, in which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal, यानी हमें कुछ रिएक्शन दिए गए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से, हमें पता करना है Kc एंड Kp की वैल्यू क्या होगी इस केस में, इक्वल किस रिएक्शन में इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल पूछा गया है, ठीक है। तो Kc एंड Kp क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। Kp is concentration are exposed in atmospheric pressure and Kc is equilibrium constant, ठीक है। तो यहाँ पर आपको Kc and Kp फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। Kp is equals to Kc RT रेज टू डेल्टा n ऑफ G, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा n जब भी आपका डेल्टा n जो है, नंबर ऑफ मोल जो है आपका, ये टर्म जीरो होगा
तभी आपका Kc इक्वल टू Kp हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एन की वैल्यू 0 डालूँ तो RT ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपकी Kp इज इक्वल टू Kc वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आपको देखना है n की वैल्यू। ठीक है, तो हम हर एक इक्वेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 है, 1 मोल ऑफ I2 है, 2 मोल्स बन रहा है। सो 1 + 1 is 2 और यहाँ पर भी 2 बन रहा है। 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं, 0 मोल। तो यहाँ पर क्या है, Kp इज इक्वल्स टू Kc हो जाएगा इस रिएक्शन में, लेकिन हमें नॉट इक्वल बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन बी भी देखिए आप, 1 and 1 और यहाँ पर भी 1 1 बन रहा है, तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सेम नंबर 2 मोल बन रहे BrCl के, यानी इधर 1 and 1 अगेन 2 2। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। देन यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल है PCl5 गैस के लिए, एंड देन यहाँ पर 1 and 1, तो लेफ्ट साइड में 1 है एंड राइट साइड में 2। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी डेल्टा एन वैल्यू आप क्या डालोगे, 1 अगर डालोगे इस केस में, लेफ्ट साइड में अगर 1 है आपका, 1 डालोगे तो आपका Kc Kp एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगी वैल्यू, कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है Kc एंड Kp यहाँ पर आपका इक्वल नहीं आएगी वैल्यू। इस क्वेश्चन के लिए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज NH3 नाइट्रोजन का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। ठीक है, 5 में से 3 जो है हाइड्रोजन ने बना लिया, 1 2 एंड 3, और 2 लोन पेयर बच गए। तो ये किस तरीके का आपका ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, आपको शेप से ही पता लग रहा है। ठीक है, देन उसके बाद BrF5, Br ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक है, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 5 जो है फ्लोरीन ने बना लिया। ठीक है, 5 में एंड बचे 2। ठीक है, 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। तो ये समहाउ आपका स्क्वायर एंड पिरामिडल बन गया। तो ये इसका 4 हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल बी का। ठीक है, एंड सी इज जेनॉन। जेनॉन का जैसे नियॉन के ग्रुप में आता है जेनॉन, तो उसका ऑक्टेट फुल होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 में से 4 जो है F4 बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बन गया आपका 4 जो है बॉन्ड, स्क्वायर प्लेनर बन गया। ठीक है, तो सी का सेकेंड आ जाएगा। डी इज एस, सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देन उस तरीके से 6 से 6 बना लेगा। ठीक है, सल्फर है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से F जो है फ्लोरीन इसके साथ इस तरीके से बना लेगा। तो ये 8 हो गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको आंसर किस ऑप्शन में दिखेगा, इधर ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। ठीक है, तो हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया है। तो याद रखिए, केमिस्ट्री में 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक होते हैं इंट्रामोलिकुलर और एक होते हैं इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंट्रा और इंटर में आपको फर्क पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, होता क्या है। इंट्रा मीन्स व्हाट, सेम। ठीक है, और इंटर मीन्स डिफरेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर इंटर यानी 2 कॉलेजेस के, 2 डिफरेंट कॉलेजेस में कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा है। इंटर मीन्स 2 डिफरेंट। ठीक है, और इंट्रा यानी विद इन अ कॉलेज में ही, आपका सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज में अलग अलग टीम वगैरह में आपके, लेकिन सेम कॉलेज में फंक्शन है, आपके खुद के ही कॉलेज में, एक ही कॉलेज में फंक्शन हो रहा है। ठीक है, दैट इज सेम। इंट्रा यानी उसी मॉलिक्यूल में, एंड इंटर यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, यानी जितना फंक्शनल ग्रुप जितना करीब होगा उतना उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आप देखोगे पैराफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप से नाइट्रो ग्रुप बहुत दूर है।
ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में आपकी हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होगी, फिर उसके साथ बनेगी आपकी, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं बनेगी, ठीक है। तो सबसे नजदीक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जो सबसे नजदीक फंक्शनल ग्रुप है OH एंड NO2, ठीक है, ऑर्थोफेनॉल है। तो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से करीब है, नजदीक है, तो इनका जो है इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बाकी इन सारे कंपाउंड में HF में जैसे और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड मेटानाइट्रोफेनॉल, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर होगी, और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इसमें होगी आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। और एक और रिलेशन होता है, मैं आपको जल्दी से बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि पैरानाइट्रोफेनॉल में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, इस कंपाउंड को हीट करने में, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, ब्रांचिंग, दूर दूर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आप हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा आएगा, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिस्ट 1 में कन्वर्जेंस दिए गए हैं और कितने फैराडे हमें लगेंगे कन्वर्जेंस करने के लिए, कुछ मोल्स दिए गए हैं उसको कन्वर्जन करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट इज H2O2, ठीक है, H2O2, तो यहाँ पर हम देखेंगे O2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 ऑक्सीजन की यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो -2 to 0, यानी कितने फैराडे लगे हमको, 2 फैराडे, तो ये फर्स्ट का ये हो जाएगा। देन MnO4 होना चाहिए, यहाँ पर पता नहीं उन्होंने 2 क्यों दिया, 4 होना चाहिए, MnO4, ठीक है। सो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा +7, तो और यहाँ पर +2 दिया गया है Mn का, ठीक है, Mn का +2, ठीक है, तो यहाँ पर +2, +7 से +2, तो यहाँ पर 7 अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा यानी 5, 7 - 2 इज 5, ठीक है। सो 7 - 2 इज 5, तो यहाँ पर कितना लगेगा आपको, 5, ठीक है, 5 फैराडे। उसी तरीके से 1.5, देखिए सब में 1 मोल दिया आपको, लेकिन ऑप्शन सी में 1.5 मोल ऑफ Ca दिया गया है, 1.5 मोल ऑफ Ca दिया गया है टू CaCl2, ठीक है, तो Ca की +2 होती है, तो +2 से यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो +2 से Ca का 0, यानी 2 चार्जेस लग रहा है, 1 मोल ऑफ Ca के लिए 2 चार्ज लग रहा है, 1 के लिए 2 चार्ज लग रहा है, तो 1.5 के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, क्योंकि ये आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे तो आपको 1.5 के लिए कितना लगेगा, 3 फैराडे, ठीक है। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ FeO एंड Fe2O3 के लिए उसी तरीके से आप सॉल्व करिए, सो यू विल गेट 1 फैराडे फॉर Fe2O3, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच करिए पेयर्स को, सो यू विल गेट आंसर लाइक दिस। सो ये करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है, हमें उन्हें मैच करना है, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं और उनके कंडीशन से उन्हें मैच करना है, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत स्कोरिंग आपका ये क्वेश्चन था, इजी से इजी, इससे इजी लेवल नहीं आ सकता नीट में। अगर ये क्वेश्चन है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर नंबर मिलने चाहिए, ठीक है, तो आपको ये आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। जैसे कि केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मीन्स होता है सेम। थर्मल इज रिलेटेड टू, ठीक है, थर्मल अगर टर्म आता है इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, सो आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो ए का आपका आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से आइसोकोरिक, कोरिक आ रहा है, कोरिक का मतलब होता है अगेन स्टूडेंट कोरिक यानी वॉल्यूम, ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है कैरिड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। बारिक, आइसोबारिक, जब भी बार आता है इज रिलेटेड टू प्रेशर, प्रेशर का
आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में आपको कभी कभार प्रेशर का यूनिट आता है बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस बार आ रहा है इज रिलेटेड टू प्रेशर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच गया आपका आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे कि हमने पढ़ते आए हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है। आइडियाबैटिक प्रोसेस का अगर हम डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल इज आपका थर्मस। थर्मस में फॉर एग्जाम्पल आपने गर्म पानी भर दिया, थर्मस में आपने कोई हॉट टी भर दिया, आपने गर्म चाय अपने थर्मस में भर दिया, तो वहां पर देखोगे आप एक जो है कोई भी हीट ना अंदर के बाहर हीट जा रही है ना बाहर के अंदर हीट जा रही है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक आइडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। और ये हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, given below are two statements, ठीक है। statement 1 here is the boiling points of the following hydrides of group 16 elements follows the order H2O, H2TE, selenium, H2 selenium and sulfur, ठीक है। तो हमें ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स दिए गए हैं और हमें बताना है उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है इस ऑर्डर में आते हैं या फिर नहीं, तो ये सही है। तो जैसे कि हम देखते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, पहले तो हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलिनियम, सेलेनियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में आप जैसे देखे होंगे यहाँ पर H2O वाटर, ठीक है, H2O। तो अगर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है, बॉइलिंग पॉइंट टॉप से बॉटम में इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। टॉप से अगर अपन बॉटम में जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर का तो कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा आपका सल्फर का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेट बाय वेट ये ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आपका एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। जिसमें ज्यादा H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है, इसीलिए यहाँ पर पहले वाटर आएगा एंड देन लास्ट में H2S, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। देन स्टेटमेंट सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O is expected to have boiling point lower than the members of group, but due to the presence of an extensive H bonding in H2O is higher boiling. Yes, मैंने आपसे कहा, देखिए कभी भी केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट की बात आए तो दो बात याद रखना है, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में ही बताया है, दो बात याद रखना है। फर्स्ट इज मास एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दो चीज बहुत जरूरी है जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, ठीक है। यानी हम उस मॉलिक्यूल का मास देखेंगे एंड देन सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वाटर का होना तो वैसे कम चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही होता है रीजन। तो इस क्वेश्चन में आपका देखोगे स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों भी करेक्ट है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर अगेन दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ cobalt ammonia complex and cobalt fluorine complexes are octahedral but differ in their magnetic behavior. So yes, ये स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि NH3 जो होता है, NH3 होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। और फ्लोरीन जो होता है आपका ये वीक फील्ड लिगैंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, इसकी वजह से NH3 में हमारे जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से। तो ये हम थियरी जो है हमने
लेक्चर में देखा है। मैं अगर इधर एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है NH3 जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, फ्लोरीन आपका होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो ये जो सीरीज है आपकी, ये आपके NCERT में पूरा डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन दोनों की मैग्नेटिक बिहेवियर जो होती है वो अलग होगी, लेकिन इनका जो कॉम्प्लेक्सेस है वो शेप जो है सेम होता है, विच इज octahedral, ठीक है। Then statement 2 is cobalt ammonia complex is diamagnetic and whereas fluorine is paramagnetic, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ये कौन सी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक एंड कोबाल्ट फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड both statements are correct for this answer, correct for this question. So correct answer for this option is option C, statement 1 and 2 both are correct, ठीक है। next, given below are two statements, ठीक है। दो अगेन यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 इज कोबाल्ट नाइट्रोजन कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स whereas cobalt and ammonia and chlorine, this complex is heteroleptic complex, ठीक है। सो यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस बार ही नीट ने आपको बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो, जब भी केमिस्ट्री में होमो वर्ड आता है या फिर आइसो वर्ड आता है, उसका मतलब होता है सेम। हेटेरो, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें वन काइंड ऑफ लिगैंड हो, इसमें सिर्फ अमोनिया है। उसी तरीके से हेटेरोलेप्टिक लिगैंड क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड हो, क्योंकि इसमें क्या है, अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है। तो दो डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स इसे कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट अमोनिया हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड बट दिस कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड। वही रीजन आपका स्टेटमेंट 2 में, जो स्टेटमेंट 1 का रीजन है उसी को इन्होंने बताया है आपको स्टेटमेंट 2 में, कि होमोलेप्टिक लिगैंड क्यों कहा गया है इसे, एंड इस लिगैंड को हेटेरोलेप्टिक क्यों कहा गया है, ठीक है। याद रखना है, होमोलेप्टिक यानी वन काइंड ऑफ लिगैंड हो जिस कॉम्प्लेक्स में, उसे कहते हैं होमोलेप्टिक, और हेटेरोलेप्टिक यानी जिस कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा काइंड ऑफ लिगेंड हो, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, उसे हम कहेंगे हेटेरोलेप्टिक लिगेंड, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। हमें लिस्ट 1 में क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं और उनकी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, यानी क्वांटम नंबर्स के सिंबल्स दिए गए हैं और उनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें बताना है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। अगेन बहुत सिंपल है, ठीक है। M1 क्या होता है, M1 इज आपके ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। सो m क्या डिस्क्राइब करता है, m डिस्क्राइब्स वेदर एन ऑर्बिटल लाइज अलोंग XYZ एक्सिस ऑन अ 3-डायमेंशनल ग्राफ। 3-डायमेंशनल ग्राफ में XYZ कौन से एक्सिस पर हमारे ऑर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है। XYZ किस एक्सिस पर हमारे ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं 3 डायमेंशनल में, ठीक है। तो वो हमारा बताता है m इज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। देन ms क्या होता है आपका, ms इज ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। प्लस हाफ इफेक्ट, माइनस हाफ इफेक्ट, ये आपका किस तरीके से प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों डायरेक्शन में तो जीरो हो जाता है, ठीक है। उसका टोटल जीरो हो जाता है, सम जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से प्लस हाफ माइनस हाफ आपका वो रूल, एंड देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से। देन एल वेरी सिंपल, एल क्या होता है आपका, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। एल क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे S P D F
एस का क्या होता है शेप, एस का होता है स्पेरिकल ऑर्बिटल, पी का क्या होता है आपका डम्बल शेप, ठीक है। उसी तरीके से डी का क्या होता है आपका क्लोवर लीफ की तरह होता है आपका, ठीक है। तो एल क्या डिनोट करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, किस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स के शेप क्या है, ठीक है, क्या स्पेरिकल है, जम्बल है, फ्लावर टाइप है, ये आपका एल बताता है। एंड एन इज नथिंग बट योर क्या बच गया, साइज ऑफ ऑर्बिटल के, आपके ऑर्बिटल के साइज क्या है। अगर एन 1 है, एन की वैल्यू 1 है, यानी कौन सा ऑर्बिटल होगा, के शेल होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, l, n की वैल्यू 3 है तो m, n की वैल्यू 4 है तो n, इस तरीके से। तो शेप ऑफ और साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 4 कितने साइज है आपके ऑर्बिटल के, ठीक है। तो ये बताता है आपका n। तो इस तरीके से आपके मैच पेयर्स हो जाएंगे। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने के बाद आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है, आपको कुछ आंसर्स में मिस्टेक्स लग रही है, या फिर कुछ आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं, इनकरेक्ट है, या फिर जो ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट कर सब कुछ बता सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप जो भी कमेंट करेंगे, आपकी जो भी चॉइस होगी उसी पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन।